हाँ जी, जब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन हुई है अभी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, डाटा इज कलेक्टेड. आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंटल डाटा वी हैव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे. प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ बन जाएगा और अगर आपने रिएक्टेंट दिया होता तो ये ग्राफ बन जाता, ठीक है। उस ग्राफ के बेसिस पे अब आपने ए बी सी पॉइंट पे 3 बार रेट कैलकुलेट किया कि रेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट कर्व. तो हमने कहा ये स्लोप और ये स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा रेट. अब मेरा अगला स्टेप क्या है, हमने रेट को कंसंट्रेशन के वर्सेस प्लॉट किया. अगर आपका ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन कर्व ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, दैट मीन्स रेट is proportional to A raised to power 0. अगर रेट कंसंट्रेशन के साथ साथ चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप कहोगे ये ग्राफ अब 0 ऑर्डर का ग्राफ है. अगर आपके पास कंसंट्रेशन और रेट का कर्व, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता तो आप कहते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1. इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बन चुका है. कि आप क्या करोगे, कंप्यूटर में एक इंफॉर्मेशन डालोगे कि प्लॉट रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. जैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन गई रेट वर्सेस कंसंट्रेशन तो बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं. मान लो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ जो आपके सामने आया वो एक पैरेलल लाइन आ रहा है तो आप कैसे करोगे कि ये तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है. अगर वो ग्राफ एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का कर्व दिख रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है. अब बताओ अगर वो ग्राफ ऐसा आ जाए, ध्यान से देखो, इफ रेट ए स्क्वायर और ग्राफ ऐसा आ जाए, अब स्क्रीन क्लियर है. इन दैट केस ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो रेट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ए स्क्वायर के. इसका मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर, राइट. तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर का कर्व हो गया. हाँ जी बेटा, अगर ए के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया. अगर आप ए स्क्वायर दे तो ऐसा नहीं करेंगे ना. आपने क्या करना है, जो भी रिएक्शन का आपके पास डाटा इकट्ठा हुआ, आपने 5 ग्राफ प्लॉट किए. फर्स्ट ग्राफ में आपने कंसंट्रेशन वर्सेस रेट किया, सेकेंड में कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस रेट किया, थर्ड में कंसंट्रेशन क्यूब वर्सेस रेट किया. जिसमें वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो आपको ऑर्डर बता रहा है. अगर वो जिगजैग सा आता है, कोई कर्व सा, स्लोपी कर्व, बेल शेप, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आता है तो फिर वो ऑर्डर डिपिक्ट नहीं कर पा रहा. इसका मतलब वो ग्राफ ही गलत प्लॉट कर रहे हो, वो नहीं, आपका वैलिड ग्राफ नहीं. ठीक है, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट से गेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना. तो हम ये सारे ग्राफ हम प्लॉट करके देखेंगे. इन सारे ग्राफ्स में से जो ग्राफ हमें ठीक स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा वो हमें ऑर्डर डिपिक्ट कर जाएगा. ठीक है, इट मीन्स इफ यू प्लॉट रेट वर्सेस ए, या तो ये ग्राफ आ सकता है या ऐसा आएगा. अगर ये आ जाता है तो 0 ऑर्डर, ये आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर. अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं बना, तो जिगजैग सा आ रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा बन रहा है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर नहीं है तो सेकेंड ऑर्डर के लिए प्लॉट कर लेते हैं. हमने ए स्क्वायर के साथ प्लॉट किया, अगर फिर से ऐसा नजर आने लग गया, इट मीन्स इट्स गोइंग टू बी सेकेंड ऑर्डर. और अगर ऐसा नहीं आता है तो सेकेंड ऑर्डर भी नहीं है. फिर आपने थर्ड के साथ प्लॉट किया, या फिर आप ए रेज टू पावर 1.5 प्लॉट करो, या फिर ए रेज टू पावर 0.5 प्लॉट करो, क्योंकि ऑर्डर तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है. तो फाइनली आप इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपिक्ट कर सकते हो. यानी हम ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि वो कौन से ऑर्डर का ग्राफ है. इस ग्राफ से हमें क्या समझ आया, विच ऑर्डर, 0 ऑर्डर. इन दिस ग्राफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. गॉट इट. तो ये आपके पास था ग्राफिकल मेथड फॉर गेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन.
ड्रॉ द कर्व्स, ग्राफ्स, इसको ड्रॉ करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना। और ये जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी है ये इस ग्राफ के नीचे है, ठीक है। कंप्लीट योर नोट्स प्लीज। लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड इज कि ग्राफिकल मेथड आप किसी एक रिएक्टेंट के लिए ही यूज कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है? इट इज फॉर मोनो रिएक्टेंट रिएक्शंस। ये सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए था जिनमें एक ही रिएक्टेंट होगा, क्योंकि ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर रहे हो? कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस रेट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हमें एक से ज्यादा ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, तो हम ऑर्डर को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे मोनो रिएक्टेंट रिएक्शंस के लिए तो ग्राफ बनाना और ग्राफ को समझ पाना इट्स क्वाइट इजी, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते तो रेट जो है वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हम ए के साथ बी के साथ कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट करते, तो ये मुश्किल मेथड बन जाता। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट मेथड, दैट इज फिफ्थ मेथड। दिस मेथड इज नेम्ड एज इनिशियल रेट लॉ मेथड। इनिशियल रेट लॉ मेथड। और ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। इनिशियल रेट लॉ मेथड इज इस मेथड का क्रक्स क्या है पहले वो समझ लो। मान लेते हैं कि हमारे पास बेटा दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी। दीज आर द टू रिएक्टेंट्स। तो हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हम अपने इस मेथड के अकॉर्डिंग डेटा इकट्ठा करेंगे। ए और बी और एक हमने लिखा रेट। फर्स्ट स्टेप, ए की कंसंट्रेशन मैंने ली 0.1। जितनी ए की कंसंट्रेशन है बी की भी कंसंट्रेशन कितनी ले ली? 0.1। और जैसे 0.1 ऑफ ए एंड 0.1 ऑफ बी लिया, उसी टाइम पे जैसे मिक्स किया, थोड़े टाइम में हमने उसका रेट नोट कर लिया और उस रेट का नाम रखा R1। ठीक है, आपने एक R1 की रीडिंग ले ली। R1 let us suppose is coming to be 4 into 10 raised to power 2 mole per liter per second। रेट की यूनिट्स हमेशा क्या होते हैं? सेम। फिर आपने क्या किया? सेकेंड टाइम अब आपने एक काम किया, क्या किया कि 0.1 ए लिया, 0.1 मोलर बी लिया, दोनों को मिक्स किया, तो 2 मिनट के बाद थोड़े से टाइम के बाद ही रेट नोट कर लिया। ठीक है, इनिशियली बिल्कुल बिगिनिंग में ही रेट नोट कर लिया, यानी जस्ट विद इन अ टाइम पीरियड टी आपका रेट क्या आ गया? R1। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए की कंसंट्रेशन को कर लेते हैं डबल। अब मैं दूसरे कंटेनर में ए लूंगी 0.2 और बी को लूंगी 0.1, यानी एक को सेम रखेंगे और दूसरे को हमने क्या कर दिया? डबल। अब हम दोबारा से रेट कैलकुलेट करेंगे, इट इज R2। मान लेते हैं R आ गया, R2 हमारे पास आ गया 8 into 10 raised to power 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी आपने सेकेंड टाइम कंडीशंस चेंज की, कंसंट्रेशन चेंज करी और रेट ऑब्जर्व कर लिया। थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइम हम क्या करेंगे? हम अब ए को 0.2 ही रहने देते हैं और बी को भी मैंने 0.2 कर दिया, यानी अब ए सेम रह गया और बी क्या हो गया? डबल। हमने दोनों 0.2 ले लिए, तो हमारे पास आ गया रेट 3। तो हम रेट 3 भी नोट कर सकते थे। लेट अस सपोज रेट 3 आपके पास आया 8 into 10 raised to power 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और तीनों बार हमने रेट की वैल्यू कैलकुलेट करी और उस रेट की वैल्यू को हमने नोट कर लिया। गॉट इट? ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब इस एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने ये मेथड लगाना है
initial rate law method for getting order of reaction. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे R1 is equal to K A raised to power alpha B raised to power beta. पहले बताओ ये समझ आया? यस बेटा, उस वॉल्यूम हाँ जी बेटा बोलो. रेट तो एक्सपेरिमेंटल है ना, हमें नहीं पता क्या आ रहा है, तो वैल्यू आपको दी जाएगी, जो भी वैल्यू दी जाएगी आपने उसके हिसाब से चलना है. हाँ ये सेम पॉसिबल है. इवन ये तीनों भी सेम हो जाए तो कोई गलत नहीं है, हो सकता है तीनों ही सेम आ जाए. ये पॉसिबल है और ये वैल्यूज दी जा सकती है, वो आपको देंगे वैल्यूज, हमने निकालनी नहीं है वैल्यूज, वो वैल्यूज आपको देंगे, आपने उन वैल्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है. अब बेटा रेट 1 इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा. ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन. अगर मैं लिखूं R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2, ये गिवन है. अब मैंने आपसे कहा कि बेटा वैल्यूज डाल दो जरा, तो ये आएगा K 0.1 रेज टू पावर अल्फा 0.1 रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2. बोलो जी ये समझ आ गया? आपके पास R1 के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, ये क्लियर हो रहा है? आपको R1 का मतलब क्या समझ आया कि रेट 1, रेट किसके इक्वल होता है, के ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हमें नहीं पता, लेकिन रेट की वैल्यू जरूर पता है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2, और ए की वैल्यू कितनी है 0.1, बी की वैल्यू भी 0.1. अब हम कहेंगे R2 है 8 इंटू 10 रेज टू पावर 2, और ये भी किसकी इक्वल होगा, के ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा. अब हम लिख सकते हैं के 0.2 रेज टू पावर अल्फा 0.1 रेज टू पावर बीटा, लिख सकते हैं. ये हो गया हमारे पास R2. नेक्स्ट इज R3. R3 की वैल्यू है 8 इंटू 10 रेज टू पावर 2 एंड इट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा अगेन बी रेज टू पावर बीटा, और ये बराबर आ जाएगा के 0.2 रेज टू पावर अल्फा बीटा. ये तीन वैल्यूज जब आपको मिल गई, तो अब आप तीन वैल्यूज से अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करोगे. ठीक है. हाउ विल यू कैलकुलेट? अगर आपको मैं बोलूं R2 बाय R1 कैसे चूज करना है, आपने उन दो को डिवाइड करना है जिसमें कोई एक चीज कैंसिल हो जाए. हम उन दोनों की रेशियो लेंगे जिसमें एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए. मैंने इन दोनों की रेशियो ली तो मुझे दिख रहा है कि 0.1 बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. और हमेशा कोशिश करनी है बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रखो, छोटी वाली वैल्यू नीचे रखो. इसलिए मैंने R2 बाय R1 लिया. पहला पॉइंट, कॉमन वाले को डिवाइड करेंगे, जो चीज कॉमन हो कैंसल आउट हो जाए हम उसको डिवीजन में रखेंगे. हमें इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 0.1, ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो सकते हैं, तो आपने लिया R2 बाय R1. करके बताओ R2 बाय R1 क्या आएगा. सॉल्व द वैल्यू ऑफ R2 बाय R1. करो जरा, आप भी करो, मैं भी कर रही हूँ. हाँ जी, जो चीज कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल आउट कर. के तो कैंसिल हो ही जाएगा ना. रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द गिवन रिएक्शन. एक रिएक्शन का के हमेशा सेम होता है, तो ये एक ही रिएक्शन है, तो के जो है वो कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा. टू इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर अल्फा, ऐसा आ रहा है. -1 की 1, ध्यान से करो.
1 आ रहा है, तो आपके पास अल्फा कम्स आउट टू बी 1। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया कि अल्फा जो है 1 है। ठीक है, अब आप मुझे R3/R2 करके दिखाओ। R3/R2 करो जरा। R3/R2 क्योंकि उसमें भी कॉमन टर्म है ना 0.2. करके देखो जरा पहले। सॉल्व R3/R2, इसको सॉल्व करना है आपने। जीरो आ रहा है। जीरो, ठीक है जी। हाँ बेटा, 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर का आंसर आ रहा है। 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर बीटा। किसकी पावर 2 रेज टू पावर क्या करेंगे 1 आ जाएगा, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो आप कहोगे हमारा आंसर बन रहा है बीटा इज 1। तो आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया और बीटा भी कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर? जीरो आ गया, सॉरी 0. बीटा इज 0, तो आपके पास अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। अब ये डेटा मिटा रही हूँ, आप जरा ध्यान से देखो। आपको जो समझ आना चाहिए क्वेश्चन में वो क्या क्या है। वैल्यूज नोट नहीं की थी? चलिए लिख लो, वैल्यूज लिख लो। 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.2, 4 10 raised to power 2, 8 10 raised to power 2, 8 10 raised to power 2। ये वैल्यूज है आपके पास। ठीक है, ये ए था, ये बी और ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब बेटा जो आपने समझाने लगी थी वो पहले देख लो। आपके पास जब अल्फा और बीटा सॉल्व कर लिया, इसका मतलब रेट किसके इक्वल आ गया? रेट आ गया के। ए रेज टू पावर क्या आ रहा है 1, बी रेज टू पावर 0, ये आ गया। अब अगर आपको मैं बोलूं कि ये R1 है तो ये K है। R1 के लिए ये 0.1 रेज टू पावर 1 था और ये 0.1 रेज टू पावर 0 था, और R1 की खुद की वैल्यू थी 4 into 10 रेज टू पावर 2। तो बोलो आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K। तो आप K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इट मीन्स जब आपको एक बार ऑर्डर निकालना आ गया तो आप K भी निकाल सकते थे। इसका अगला स्टेप भी आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी बेटा, ये क्या होगा? K की वैल्यू अगर तीनों में सॉल्व करोगे ना एक ही आंसर आएगा। वैल्यू ऑफ K हमने क्या किया, ऑर्डर तो सेम ही रहता है ना। ऑर्डर किसी रिएक्शन के लिए फिक्स्ड है, चाहे आप इस तरह से करो, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो ऑर्डर अल्फा बीटा आपने निकाल लिया, वो तो हमेशा के लिए कांस्टेंट है। के हमारे पास नहीं था तो हमने क्या किया, रेट 1 पुट किया। जब मैंने रेट 1 पुट किया तो कैलकुलेशंस में ये 0.1 रखा, ये 0.1 रखा। अगर मैं रेट 2 पुट करती, ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपके पास था इनिशियल रेट लॉ मेथड। अब जल्दी से नोट करो, इनिशियल रेट लॉ मेथड में हेडिंग है इनिशियल रेट लॉ मेथड। फर्स्ट यू विल मेक दिस टेबल, देन ट्राई टू मेक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। ये आपका लास्ट स्टेप है, ये लास्ट में लिखना, ठीक है? एट लास्ट यू विल राइट दिस रेट K कैन बी कैलकुलेटेड। करो जी, नोट करो जल्दी से।